नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 2.06 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22। तो चलिए शुरू करते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन वाज ए मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो देश की आज़ादी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक मुख्य भूमिका रहा। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड लास्टेड थ्रू 1922, सपोर्टेड ऑल अलोंग बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला और 1920 से लेकर 1922 तक इसको पूरी तरीक़ा से इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन मिला, यानी कि इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट कम्प्लीटली मिला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड इट लास्टेड अप टू 1922। ड्यूरिंग इट्स 2 years period it was completely supported by Indian National Congress. Under Mahatma Gandhi's leadership the movement aimed at British rule through non-violence. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो लीडर थे वो थे महात्मा गांधी जी और उन्होंने ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए इंडिया से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन उनका एक पॉलिसी था कि नॉन वायलेंस को अपना के ही ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे। एक्टिविस्ट्स रिफ्यूज टू बाय ब्रिटिश गुड्स, यूज्ड ओनली लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड पिकेटेड लिक्विड शॉप्स। और जितने भी लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, जितने भी महात्मा गांधी जी के सपोर्ट में थे, सभी ने यह निर्णय लिया कि वो लोग ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेंगे, यानी कि ब्रिटिश ने जितने भी गुड्स सामान वगैरह अपना देश में प्रोडक्शन करके या फिर इंडिया में प्रोडक्शन करके यहाँ पे बेचने के लिए कोशिश की, उसको इंडियन लोगों ने डिसाइड किया ना खरीदने के लिए, बल्कि यह निर्णय लिया कि इंडिया में बने हुए चीज़ों का ही इस्तेमाल इंडियन लोग करेंगे। एंड पिकेटेड लिक्विड शॉप, और जितने भी शराब के दुकानें वगैरह थे यानी कि वाइन शॉप्स वगैरह थे, तोड़ फोड़ किया गया। द गोल वाज टू अपहोल्ड इंडियन ऑनर एंड इंटीग्रिटी इन ए पीसफुल मैनर। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 का मेन मकसद था कि इंडिया का जो रेस्पेक्ट है, इंडिया का जो इज्जत है, उसको दुनिया के नज़र में बढ़ाना। और वो बढ़ेगा कैसे? ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके इंडियन लोग को खुद इंडिया के लोग ही अगर रूल करते तब इंडिया का रेस्पेक्ट क्या हो जाता? बढ़ जाता। Thousands of common citizens rallied for the cause and it was the first large scale movement in the history of India's independence. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हजारों लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया और सबसे बड़ा अगर रैली का या फिर सबसे बड़ा मूवमेंट का अगर हम लोग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही था। Many factors culminated over time leading to the non-cooperation movement. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। Some of the significant causes were, तो चलिए पढ़ते हैं वो कौन से कारण थे जिसके वजह से महात्मा गांधी जी बाउंड हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो पहला कारण बताया गया है कि द डिस्कंटेंट ओवर द वर्ल्ड वॉर वन एज इट हैड टेकन बिग टोल ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले बोला गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइड नेशन ने इंडियन को प्रॉमिस किया था कि अगर वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत जाते हैं तो इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया जाएगा, जिसके चलते बहुत सारे लोग, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब के लोगों ने अपना खेती छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के एलाइड नेशन को हेल्प किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ताकि उन लोगों को अगर एलाइड नेशन को विक्ट्री मिलती तो इंडिया को एक होप था कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब एलाइड नेशन गॉट विक्ट्री, यानी कि एलाइड नेशन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाती है, तब एलाइड नेशन ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो था, इंडिया का जो कंडीशन था वो बहुत ही क्या हुआ? ख़राब हुआ। क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चरल स्टेट थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सारे लोग अपना खेती छोड़ के उन लोगों ने आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए। और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया? आर्म फोर्स तो ज्वाइन किया। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला
तो जब वो लोग नौकरी ढूंढने चले गए तो सारे इंडस्ट्रीज वगैरह बंद पड़ चुके थे, जिसके चलते क्या हुआ, इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरा ख़राब हो चुका था। तो यह एक रीज़न था जिसके चलते 1920 में महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इंडियन लोग बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं मिला, साथ ही इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो सारा खराब हो चुका था। सेकेंड रीजन है द ग्रोइंग ब्रिटिश ऑपरेशन ऑफ इंडियंस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रौलाट एक्ट ऑफ 1919। तो यहाँ पे सेकेंड कारण बताया गया है रौलाट एक्ट ऑफ 1919, जिसके तहत इंडियन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इट प्रोवाइडेड द अथॉरिटी विद द राइट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। रौलाट एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश आर्म फोर्सेस किसी भी इंडियन को किसी भी समय अरेस्ट करके जेल पे डाल सकती थी विदाउट फाइलिंग एनी केस। यानी कि ब्रिटिश आर्मी किसी भी समय किसी भी इंडियन को जेल पे डाल सकती थी सिर्फ डाउट के बलबूते पर, यानी कि किसी भी इंडियन को घर से निकलना मुश्किल हो चुकी थी, अगर सही मायने पे अगर हम लोग कहें। क्योंकि अगर रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, अगर ब्रिटिश को लगे या फिर ब्रिटिश आर्मी को लगे कि आप एक टेररिस्ट हो सकते हैं, तो बिना किसी केस फाइल किए आपको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। यह जो एक्ट था उससे इंडियन लोगों में काफ़ी नाराज़गी पैदा की। अंडर गांधी ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मूवमेंट टूक प्लेस अगेंस्ट दिस एक्ट, और गांधी जी के लीडरशिप में इंडियन लोग ने भारी मात्रा पर रौलाट एक्ट का विरोध किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का रीजन एक रौलाट एक्ट ऑफ 1919 भी था। थर्ड पॉइंट पे बताया गया है कि द जालियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि जालियांवाला बाग मैसेकर एक इंसिडेंट था, एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक एक ट्रेजिडी, एक इंसिडेंट हुआ अमृतसर में, जब रौलाट एक्ट और 2 जो जाने माने पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया ब्रिटिश द्वारा। तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, यानी कि रौलाट एक्ट और 2 नेताओं का जो अरेस्ट था उसका प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ आके अंधाधुन गोलियां चला दी, जिसके चलते बहुत सारे इंडियन लोग, बहुत सारे निर्दोष इंडियन लोग की हत्या हुई वहाँ पे। तो वो भी एक रीज़न था जिसके चलते महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। चौथा कारण बताया गया है कि द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, यानी कि इंडिया में बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस थे उस समय, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया से सारे वो लेके अपने देश चले गए, जिसके चलते क्या हुआ, इंडिया धीरे धीरे से पोर होता गया, यानी कि एक गरीब देश बनता गया। वो भी एक रीजन था जो कि इंडियन लोगों का दिमाग में चल रहा था, और फाइनली सारे रीजन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में 1920 में लॉन्च हुआ। द इंडियन मुस्लिम्स हैड लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो पांचवा था कि तुर्की में जो एक मूवमेंट चल रहा था, वहाँ के खलीफा को निकाल के ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपना कब्जा जो जमा रहे थे, उसके विरोध में जब इंडियन मुस्लिम इकट्ठा होके अपने गुरु को जो कि तुर्की में थे उनको बचाने के लिए, उनको रीइंस्टॉल करने के लिए जब इंडिया में मूवमेंट शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी जी को भी लगा कि यही एक राइट टाइम है कि इंडियन मुस्लिम्स को भी हेल्प मिलेगा, और साथ ही हम लोग एक ही साथ मिलके ब्रिटिश के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का एक अच्छा मौका था, सोच के महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च किया। द रियलाइजेशन बाय द नेशनल लीडर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वेर नॉट सफिशेंट एनफ टू प्रोवाइड इक्विटेबल जस्टिस। तो कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स को भी ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने से इंडियन लोगों को जस्टिस यानी कि न्याय नहीं मिलेगी। अगर न्याय चाहिए इंडियन लोगों को, तो ब्रिटिश को क्या करना होगा, इंडिया छोड़ के जाना होगा और इंडियन लोगों के हाथों में इंडिया को वापस कर देना होगा। Indians and thus decided to launch the non-cooperation under the leadership of Mahatma Gandhi ji at a special session of Indian National Congress held at Calcutta in 1920। तो जैसे कि इंडियन लोगों को रियलाइज हुआ कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने से कोई भी चेंजेस या फिर इतना जस्टिस इंडियन लोगों को नहीं मिल सकती, इसलिए इंडियन लोगों ने डिसाइड किया, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी, कलकत्ता में निर्णय लिया गया कि अब हम लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए।
द मूवमेंट सीरियसली चैलेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द ब्रिटिश। और जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, लॉन्च किया, इससे सीधा इंडियन लोगों ने ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल पावर था उसको चैलेंज किया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इग्नाइटेड द इमोशंस ऑफ द पीपल। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने क्या हुआ, इंडियन लोगों का जो दुख था, दर्द था, उसको निकालने का एक मौका दिया ब्रिटिश के खिलाफ में। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन इट। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देयर वॉज ह्यूज बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स इन डिफरेंट प्लेसेस। और इंडियन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश के जितने भी कपड़े वगैरह मार्केट में थे उसको इकट्ठा करके एक जगह पे जमा करके उसमें आग लगाना शुरू किया। शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स एंड लिक्विड वेयर पिकेटेड। और वो सारे दुकानें, सारे बाजारें जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए सामानों का बिक्री होता था, और वो सारे वाइन शॉप को इंडियन लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू किया। मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और बहुत स्टूडेंट्स जो कि ब्रिटिश के स्कूल और ब्रिटिश के कॉलेजों में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ना शुरू किया। द पीजेंट्स ऑफ मिदनापुर इन बंगाल ऑर्गेनाइज्ड ए वेरी इफेक्टिव नो टैक्स कैंपेन। और मिदनापुर बंगाल में तो क्या हुआ, जितने भी फार्मर्स वगैरह थे, और उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग ब्रिटिश को कोई भी पैसा, यानी कि एक पैसा भी टैक्स के रूप में पे नहीं करेंगे। द कांग्रेस सेट अप नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, द नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ एट्सेट्रा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ब्रिटिश के जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया। तो उनका एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए इंडिया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उन्होंने जगह जगह पे स्कूल कॉलेजेस बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसमें था काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, और बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया ताकि इंडियन लोग जो कि ब्रिटिश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वहाँ से छोड़ के आ चुके थे, उनका पढ़ाई ना रुके, उसका पढ़ाई कंटिन्यू हो, इसलिए उन लोगों ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। सेठ जमुना लाल बजाज डिक्लेयर्ड दैट ही वुड गिव ₹1 lakh a year for the maintenance of non-practicing lawyer. Said Jamna Lal Bajaj declared that he would give ₹1 lakh a year for the maintenance of non-practicing lawyer. Said Jamna Lal Bajaj ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि वे सभी इंडियन लोगों को जो कि लॉ पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको सालाना 1 लाख रुपया मेंटेनेंस के रूप में भी देंगे। 40 लाख वॉलेंटियर्स वेर इनरोल्ड बाय द कांग्रेस। और इस मूवमेंट के दौरान इंडिया में 40 लाख लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 20,000 चरखस वेर मैन्युफैक्चर्ड। और उस 2 साल के दौरान इंडिया में 20,000 चरखस बनाए गए, क्योंकि इंडियन लोगों ने निर्णय ले लिया था कि ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इंडियन लोग नहीं करेंगे। तो चरखस बनाए 20,000 सो दैट वी कैन गेट क्लोथ्स फ्रॉम इट। द पीपल स्टार्टेड डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स बाय मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडियन लोगों ने किसी भी प्रॉब्लम, अगर 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो लोग ब्रिटिश के कोर्ट में जाना बंद कर दिए। अपने आप में ही उन लोगों ने सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान यह भी निर्णय लिया था कि ब्रिटिश का कोई भी चीज़ का इस्तेमाल वो लोग नहीं करेंगे। अल्टीमेटली उन लोगों का मकसद था कि ब्रिटिश को भगाना। तो अपने आप में ही जितना भी प्रॉब्लम होता वो लोग खुद सॉल्व करना मतलब स्टार्ट कर दिए। The Tilak Swarajya Fund, which was started to finance the non-cooperation movement, was able to collect over ₹1 crore within a short period. To finance the non-cooperation movement was able to collect over ₹1 crore within a short period. तो तिलक स्वराज्य फंड नाम का एक फंड था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए फाइनेंस करता था, और ये फंड में बहुत जल्द ₹1 करोड़ कलेक्शन हुआ। द वोमेन टू एक्टिवली टुक पार्ट इन द मूवमेंट। और इसमें सिर्फ जेंट्स ही नहीं बल्कि लेडीज लोगों ने भी हिस्सा लिया। इवन द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स वाज बॉयकॉटेड। उस समय वेल्स के प्रिंस इंडिया विजिट करने वाले थे, उनका भी बॉयकॉट किया गया। गांधी टोल्ड ऑलमोस्ट द होल कंट्री टू वीप अप एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में महात्मा गांधी जी ने इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी स्टेट को उन्होंने कवर किया, यानी कि विजिट किया और लोगों में देशभक्ति जगाने का एक काम किया।
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है टू एस्पेक्ट्स। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दो साइड से, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही, उसी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी दो साइड से, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। चलिए पहले देखते हैं पॉजिटिव साइड क्या है, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके फ़ायदा क्या हुआ। द फॉर्मर इंक्लूडेड द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, जी बिल्कुल सही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करके एक फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया में प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, यानी कि अपना ही देश का जितने भी प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करना वो बढ़ा। उससे पहले क्या कर रहे थे, इंडियन लोग ब्रिटिश मेड गुड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, इसमें यह निर्णय लिया गया कि वो लोग ब्रिटिश मेड गुड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके चलते 20,000 चरखस बनाए गए। तो ये तो अच्छा बात है कि क्योंकि इसके दौरान, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इंडियन लोगों ने सोचा कि हमें इंडिया का ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्टिकुलरली द रिवाइवल ऑफ हैंड स्पाइनिंग एंड वीविंग, देखिए यहाँ पे लिखा गया हैंड स्पाइनिंग, हाथों से सूता बनाना, जैसे कि महात्मा गांधी जी स्पाइनिंग व्हील में बनाते थे, वो वीविंग हुआ। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग द हिंदूज, इसी दौरान रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ, यानी कि जो भेदभाव होता है लोअर कास्ट अपर कास्ट का, जो अनटचेबिलिटी था वो थोड़ा कम आई इसके समय। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम का एक बॉन्ड, एक यूनिटी देखने को मिला। प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उस समय यह निर्णय लिया गया कि शराबबंदी करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को मिला कि जैसे बहुत सारे वाइन शॉप या फिर शराब की दुकान थे उसको तोड़ फोड़ किया गया। एंड द कलेक्शन ऑफ 1 crore of rupees फॉर द मेमोरियल ऑफ तिलक, तो स्वराज एंड द कलेक्शन ऑफ 1 crore of rupees फॉर द मेमोरियल ऑफ तिलक। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान स्वराज फंड में भी क्या हुआ था, 1 crore रुपया जमा हुआ था। ये सारे थे पॉजिटिव। अब नेगेटिव भी देखना होगा। द नेगेटिव साइड इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ट्रिपल बॉयकॉट, नेगेटिव साइड को ट्रिपल बॉयकॉट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का बॉयकॉट इंडियन लोगों ने किया। नेमली पहला था बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि इंडियन लोग ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है उसको नहीं मानेंगे। दूसरा था कोर्ट्स, यानी कि ब्रिटिश के कोर्ट्स को भी इंडियन लोग नहीं मानेंगे, इसलिए उन लोगों ने जितना भी अपना प्रॉब्लम होता खुद अपने बीच में सॉल्व करना शुरू किया। और तीसरा था बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल एंड कॉलेजेस मेंटेन और रेटेड बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा था इंडियन लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि अब से वो ब्रिटिश के किसी भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये 3 था नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन भले ही नेगेटिव था, लेकिन इंडियन लोगों के लिए तो ये तो अच्छा बात था, है कि नहीं? क्योंकि इसमें देखिए ट्रिपल बॉयकॉट हुआ, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर हुआ। अगर पार्लियामेंट नहीं मानेंगे तो वो लोग खुद अपना बना लेंगे। कोर्ट का इस्तेमाल करना उन लोगों ने छोड़ दिया है, जिसके चलते अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना शुरू कर दिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी ब्रिटिश के बनाए गए थे उसका भी उन लोगों ने विरोध किया, उससे भी अच्छा हुआ, क्योंकि इसके चलते इंडियन लोगों ने खुद अपना स्कूल बना लिया, है कि नहीं? द माइनर आइटम्स ऑफ बॉयकॉट इंक्लूडेड सरेंडर सब टाइटल ऑनर्स एट्सेट्रा। तो छोटे मोटे से जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे इसमें बताए गए हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश के द्वारा टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था। इसी तरह से बहुत सारा टाइटल्स एंड ऑनर्स दिए गए थे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में इंडियन लोगों ने क्या किया, जितने भी ब्रिटिश से टाइटल्स ऑनर्स मिले थे इंडियन लोगों को, सारे उन लोगों ने वापस कर दिया। द नेगेटिव प्रोग्राम्स नेसेसिटेड सम पॉजिटिव स्टेप्स। देखिए मैंने जैसे कहा था कि जो नेगेटिव साइड से भले ही नेगेटिव्स लिखे गए हैं, लेकिन इससे भी इंडियन लोगों को फायदा ही हुआ, पॉजिटिव हुआ। लाइक सेटिंग ऑफ आर्बिट्रेशन बोर्ड्स टू टेक द प्लेस ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स का जगह पे उन लोगों ने, इंडियन लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना शुरू किया, जिसको हम लोग आर्बिट्रेशन बोर्ड कहते हैं। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर स्टूडेंट्स लिविंग द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस माइट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। इंडिया के लोगों ने खुद स्कूल बनाया ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो कि ब्रिटिश के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे थे वहाँ से निकल के आगे अपने स्कूल में पढ़ सके। तो इंडियन के लिए तो फ़ायदा हुआ, इंडियन लोगों के खुद स्कूल बने। It was made clear that अहिंसा और नॉन वायलेंस was to be strictly observed by the नॉन कॉपरेटर्स। और महात्मा गांधी जी ने सभी नॉन कॉपरेटर्स को, यानी कि जितने भी लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें साफ कह दिया था कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को ही अपना रास्ता मान के चलना होगा, वायलेंस नहीं करना है।
दे वर नॉट टू गिव अप सत्य और ट्रूथ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। महात्मा गांधी जी ने और एक बात कही कि आप किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन सत्य का साथ, ट्रूथ का साथ आपको नहीं छोड़ना है। महात्मा गांधी जी ने जितने भी लोग जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे उनको ये बात बताई। The movement launched by Mahatma Gandhi ji was ratified by Nagpur session of the Congress in December 1920। और महात्मा गांधी जी ने जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था और ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया 1920 दिसंबर में। It declared that the object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means। महात्मा गांधी जी ने ये साफ कह दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे एक ही उद्देश्य है और वो था कि स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि अपने आप को खुद ही रूल करना। तो महात्मा गांधी जी ने और एक बात कही कि हम लोग स्वराज लेके ही छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन से, लेजिटिमेट का मतलब हुआ लीगल वे से हम लोग शांतिपूर्वक स्वराज लेंगे। ए न्यू एरा डाउन अपॉन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और वहाँ से एक नई सुबह की शुरुआत हुई। द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड टू फॉलो ए पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट एक्शन, और ये पहला समय था जहाँ पे कांग्रेस ने भी ये डिसीजन लिया कि अब वो डायरेक्ट एक्शन पे ही बात करेंगे। द कांग्रेस बिकेम ए मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कांग्रेस धीरे धीरे से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना। मैं आशा करता हूँ आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ आई होगी, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2.07 एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।